रुको रुको गाइस, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। अगर एसएससी जीडी 2027 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर से जरूर आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि गाइस एसएससी जीडी 2025-26 का जितने भी ऑल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनका जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। शाम के 6 बजे आप लोग को हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आप लोग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए ये जुर्माना राशि है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। पेपर लीक और नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष की जेल तथा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वार्षिक मालपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, डैश में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। आप लोग को ध्यान रख लेना है। यह प्रसिद्ध नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में महाबलीपुरम में आयोजित किया जाता है। यह भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों का दर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1831 में यह खोज की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। इसी सिद्धांत पर आधुनिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में। आप लोग को ध्यान रख लेना है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हें लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 153वीं जयंती मनाई गई। आप लोग को ध्यान में रख लेना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। वर्ष 2022 में इनकी 193वीं जयंती मनाई गई। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षों वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी और माशिनराम। ये मेघालय में पड़ता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। चेरापूंजी और माशिनराम दोनों मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। माशिनराम को विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। भारत में इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं। कृषि वृद्धि दर अनुमान 5.5% था। कृषि निर्यात 50.2 बिलियन डॉलर पहुंचा। खरीफ 2021-22 में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 बिल्कुल राइट होगा। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। सरकारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार कृषि निर्यातक 50.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा तथा खरीफ 2021-22 में रिकॉर्ड चावल खरीद हुई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में भारत के पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। प्रथम एशियाई खेल 1991 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत ने 1982 में एशियाई खेलों में मेज़बानी की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों
के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेगू। इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी के तहत प्रांतों में वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी से संबंधित है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका कौन थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै सन्मुखम वदीवु सुब्बुलक्ष्मी। इसका राइट आंसर होगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार थी और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत दादर, नगर हवेली तथा दमन द्वीप में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 15 अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा कोहली। हिमा कोहली जी थी, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वे सुप्रीम कोर्ट की 9वीं महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हुई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की क्रियान्वित की जा रही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 से। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। गाइस, आप लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, जो 2014 से 2020 तक की जितनी भी योजनाएं हैं उसे आप लोग को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कद्दू के पौधे को। ये देखिएगा, इस एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बना है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को तैयार रहना है। कद्दू एक लता वर्ग का पौधा है। इसका तना कमज़ोर होता है, इसलिए इसे ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें विकास कार्यों के लिए निर्धारित साधनों का बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च करना पड़ा। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसीलिए फेल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मध्यभांड क्रम माना जाता है का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। NBPW का अर्थ उत्तरी काले चमकदार मध्यभांड हैं। यह प्राचीन भारत के लौह युग और मौर्य काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है और जीके का लास्ट क्वेश्चन, संगीत अकादमी के प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। लक्ष्मी विश्वनाथन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, शिक्षक और लेखिका थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब गाइस, आप लोग का हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से।
आप लोग को ध्यान से ये टेस्ट देना है, आप लोग को एंड तक देखना है। और आप लोग के एग्जाम में गाइस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन्न का विलोम चुनना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्न। खिन्न का विलोम होगा प्रसन्न। खिन्न मतलब दुखी और प्रसन्न मतलब हंसी खुशी। खिन्न का अर्थ दुखी या उदास होता है, इसलिए इसका विलोम प्रसन्न होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तोता उड़कर पेड़ की डैश निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुनगी पर बैठ गया। आप लोग इसमें गाइस ये गलती जरूर करेंगे कि आप लोग बी के साथ जाएंगे, लेकिन बी आप लोग का बिल्कुल गलत है। ये आप लोग को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है, जिससे आप लोग को राइट आंसर लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। फुनगी पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी को कहते हैं, यह एक देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न वाक्यों में किस पद त्रुटि है। ये आप लोग को देख लेना। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी। ये आप लोग को इसमें त्रुटि देखना है, कौन सा त्रुटि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोलियां। इसमें गलती है, आप लोग को ध्यान रख लेना है। शुद्ध वाक्य हो गया, टोलियां अशुद्ध है, इसका सही रूप टोलियां होगा। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। यह दो कर्ता प्रेम और हरि हैं, इसलिए क्रिया है बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। किस रास्ते से गुजरना पड़ता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मैं राइट आंसर लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। टेढ़े सार्थक शब्द है, जबकि मेढ़ा एक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसलिए यह सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन। विष्णु जी के आप लोग को पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाने हैं। जनार्दन भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम है। परीक्षा में विष्णु के पर्यायवाची के रूप में नारायण, हरि, माधव, जनार्दन आदि पूछे जाते हैं। आप लोग को ध्यान रख लेना और याद भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उतर चढ़ाव विशेषण युक्त पद नहीं है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऊंचा, मोटा और लाल शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए विशेषण हैं। उतार चढ़ाव एक संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए। वाक्य में उपयुक्त रेखांकित शब्द अंक के लिए उचित विकल्प है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनती के अंक। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। यह अंक का अर्थ परीक्षा के प्राप्त अंक, मार्क्स हैं, इसलिए गिनती के अंक सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग कर इस वाक्य को लिखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। किसी को अगर कहा जाए कि तुम करो या आप करो, तो वो प्रेरणा देते हैं दूसरे को, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। आप लोग को ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तब ये प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। यह लिखवाती है प्रेरणार्थक क्रिया है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन गाइस आप लोग के एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, और आप लोग को इसी के बेस पे आप लोग को तैयारी करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। ये चीज़ जो गाइस है ना, नहीं, इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे देखते ही कन्नी चाटने लगते हैं। कन्नी चाटना कोई अर्थ नहीं होता गाइस इसका, तो कन्नी चाटना कोई मुहावरा नहीं है। यह मुहावरा कन्नी काटना होता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है, कन्नी काटना होता है, ना कि कन्नी चाटना। इसका अर्थ बचकर निकल जाना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छमाही। 6 महीने का जो हम लोग व्यवहारिक भाषा में बोल देते हैं छमाही या वार्षिक, तो वही क्वेश्चन है, छमाही। इसका राइट आंसर होगा 6 महीने की अवधि को छमाही कहा जाता है।
इसी प्रकार 3 महीने की अवधि को त्रिमासिक कहा जाता है गाइस। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप लोग के अगले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम। जिसकी तुलना किसी अन्य वस्तु से न की जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। अनुपम का अर्थ अद्वितीय या बेजोड़ भी होता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास केवल एक घड़ी है। आप लोगों को पढ़ लेना है, आराम से पॉज, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से पढ़ के आप लोग सही आंसर टिक करिए। यह अन्य वाक्यों में शब्दों की आवश्यक पुनरावृत्ति या भाषा दोष है। विकल्प बी पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यह वस्तु ग्राह्य है। उपरोक्त वाक्यांश में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राह्य का विलोम होगा त्याज्य। ग्राह्य का अर्थ ग्रहण करने योग्य होता है जबकि त्याज का त्यागने योग्य होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। नहीं वाली चीज़ को गाइस आप लोग को हमेशा पढ़ के जाना है, इसी में क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस वाक्य में लिंग, वचन और व्याकरण की दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं है, ये आप लोग ध्यान रख लेना है। अब गाइस आप लोग का गद्यांश आ जा रहा है, तो आप लोग गद्यांश अपना शिफ्ट में जो भी आया होगा 4 तारीख के शिफ्ट में, वो गद्यांश आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा क्वेश्चन होगा, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग इसका राइट आंसर देख लेंगे और बाकी गद्यांश को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग गद्यांश को देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 19 देख लेते हैं, अदब शब्द का विलोम क्या होगा। अदब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेअदब। अदब का विलोम बेअदब। अदब का अर्थ सम्मान या शिष्टाचार होता है जबकि बेअदब का अर्थ असभ्य या अनादर करने वाला होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सिक्के का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले चीज़ को गाइस आप लोग को ध्यान से जरूर देखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धाक। धाक जो है वो सिक्के का पर्यायवाची नहीं है। मुद्रा सिक्के का पर्यायवाची होता है, टंक सिक्के का पर्यायवाची होता है, रुपया भी सिक्के का पर्यायवाची होता है। जो धाक है ये नहीं होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। मुद्रा, टंक और रुपया सिक्के या धन से संबंधित शब्द है जबकि धाक का अर्थ प्रभाव या रौब या प्रतिष्ठा होता है, इसलिए यह पर्यायवाची नहीं है। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।